हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कश्मीर में मोदी सरकार के इस कदम पर मुस्लिम देशों की कड़ी प्रतिक्रिया। बताएंगे दोस्तों आखिर क्या बयान दिया है दोस्तों इन्होंने कश्मीर पर, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेपाल यात्रा कैसे बना संदेश चाइना को। सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे दोस्तों, बताएंगे पीएम मोदी जी की इस नई कूटनीति के बारे में, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां क्या यूरोप में बढ़ेगी महाभारत। फिनलैंड और स्वीडन बढ़ा रहे हैं रशिया का सिरदर्द। अब 8 पड़ोसी देश होंगे नाटो का हिस्सा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर दुनिया की 10 सबसे ताकतवर थल सेनाओं की लिस्ट निकलकर सामने आ गई है दोस्तों। बताएंगे आपको कहां पर अपना भारत लाइक करता है और पाकिस्तान की क्या हैसियत रह गई दोस्तों थल सेना के पावर में। साथ ही दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अब टीपू सुल्तान के जमाने की मस्जिद में पूजा की मांग उठ गई है। हिंदू संगठनों ने किया हनुमान मंदिर का बड़ा दावा दोस्तों। इससे जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही पीएम किसान योजना का इंतजार हुआ खत्म। कब आएंगे किसानों के खाते में 2000 रुपए, बताएंगे दोस्तों आपको सबसे बड़ी खबर। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कश्मीर में मोदी सरकार के इस कदम पर मुस्लिम देशों की कड़ी प्रतिक्रिया। बता दें इस्लामिक सहयोग संगठन बोले तो ओआईसी के सचिवालय ने जम्मू कश्मीर के चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयासों को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है दोस्तों। ओआईसी ने सिलसिलेवार ट्वीट करके कहा है कि भारत का यह प्रयास जम्मू कश्मीर के जनसांख्यिकी ढांचे को बदलने और कश्मीरी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। ओआईसी ने कहा कि परिसीमन की यह प्रक्रिया चौथे जिनेवा कन्वेंशन सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। ओआईसी सचिवालय ने जम्मू कश्मीर पर अपने पुराने रुख, इस्लामिक समिट और ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद के फैसलों का जिक्र करते हुए कश्मीरियों के आत्म संकल्प के अधिकारों को लेकर उनके साथ एकजुटता जाहिर की है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान ने दोस्तों इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, और अब साथ में ओआईसी भी आ गया है दोस्तों, और पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत सरकार की यानी मोदी सरकार के दोस्तों इस कदम पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार के इस प्रयास को गलत बताया जा रहा है। ऐसे में इनको क्या जवाब मिलना चाहिए दोस्तों? 2 बातें जरूर कहिएगा जो इनको करारा जवाब मिले और परिसीमन के प्रयासों को आगे बढ़ाने का काम हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए। चलता अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेपाल यात्रा, चाइना को बहुत बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी की इस कूटनीति को हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 1 दिवसीय नेपाल दौरा समाप्त हो गया है दोस्तों। कहने को पीएम सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपने पड़ोसी देश गए, लेकिन एक तीर से उन्होंने वहां कई निशाने साधे। जी हाँ दोस्तों, अपने पुराने दोस्त को फिर करीब लाने का प्रयास हुआ। कई समझौतों के जरिए संबंध मजबूत करने पर जोर रहा, और साथ ही साथ बिना नाम लिए चीन को बहुत बड़ा संदेश दिया मोदी जी ने। जी हाँ दोस्तों, अब हुआ ये कि जब पीएम मोदी जी कुशीनगर से नेपाल के लिए उड़ान भरने की तैयारी में थे, उसी वक्त दोस्तों लुम्बिनी से 18 किलोमीटर दूर भैरवा में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा नेपाल के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे। मगर पीएम मोदी जी नेपाल के नए एयरपोर्ट पर नहीं उतरे। तो इसे सीधे सीधे ऐसे समझिए दोस्तों कि पीएम मोदी जी ने भले ही चीन का नाम नहीं लिया, उन्होंने भले ही चीन का जिक्र नहीं किया, मगर नेपाल में चीन के बनाए एयरपोर्ट पर ना उतरकर उन्होंने चीन को बहुत बड़ा सख्त संदेश दे दिया। जी हाँ, इसके अलावा भारत का नेपाल के साथ एक धार्मिक जुड़ाव भी है। लुम्बिनी में जन्मे और बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने वाले जिस बुद्ध की जयंती पर पीएम मोदी जी लुम्बिनी पहुंचे थे, वो भी दोनों देशों के गहरे संबंधों का प्रमाण है। यहाँ पीएम मोदी जी ये बताना नहीं भूले कि अयोध्या में जो श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसकी खुशी नेपाल में भी उतनी ही है, चाहे नेपाल हो या श्रीलंका। पीएम मोदी जी ने बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म के महत्व को बढ़ाने
बढ़ाने के साथ ही धार्मिक कूटनीति के जरिए रिश्तों को भी मजबूत बनाया है दोस्तों। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब भी पीएम मोदी जी इन देशों का दौरा करते हैं वो बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े स्थानों पर जरूर जाते हैं। जी हाँ, अपनी पिछली यात्रा में पीएम मोदी जी ने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की थी। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने विजिटर बुक में लिखा था, मुझे प्रसन्नता है कि एक बार फिर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में प्रार्थना करने का मौका मिला। ये मंदिर भारत और नेपाल के लोगों की साजिश धार्मिक विरासत का प्रतीक है। इसी साझी धार्मिक विरासत ने भारत नेपाल संबंधों को ऐसी मजबूती दी है कि चीन तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत उससे तोड़ नहीं सकती। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री जी के इस नेपाल दौरे को आप यूं समझ लिए दोस्तों कि उन्होंने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं और चाइना को बहुत बुरे तरीके से दोस्तों आईना दिखाया है दोस्तों, रियलाइज करवा दिया। ऐसे में मोदी जी के इस कूटनीति का अगर आप भी लोहा मानते हैं दोस्तों तो हमारा समर्थन है मोदी जी के इस कूटनीति का। कमेंट में कहना मत भूलिएगा और लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां यूरोप में बढ़ेगी महाभारत, फिनलैंड और स्वीडन बढ़ा रहे हैं रशिया का सिरदर्द। 8 पड़ोसी देश होंगे नाटो का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रशिया के हमले के करीब 3 महीने बीतने वाले हैं और ये जंग किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई है दोस्तों। इसी बीच रशिया के लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती स्वीडन और फिनलैंड बढ़ाने वाले हैं। रशिया के साथ सीमा साझा करने वाले दोनों देशों ने नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान कर दिया है। अब दोनों देशों की संसद इस संबंध में प्रस्ताव पारित करेगी और फिर नाटो संगठन के समक्ष आवेदन पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है दोस्तों कि यह पूरी प्रक्रिया 2 सप्ताह में पूरी हो सकती है। इस बीच रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के प्लान को लेकर धमकी दी है कि यह गलती होगी और उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। जी हाँ दोस्तों, माना जा रहा है कि रशिया की धमकी के चलते अब नाटो दोनों देशों को शामिल करने में तेजी लाएगा ताकि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई में उन्हें मदद कर सके। आपको बता दें, नाटो संगठन के तहत सभी देश एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी देते हैं कि किसी दूसरी ताकत की ओर से यदि किसी एक पर भी अटैक किया जाता है तो सभी मिलकर जवाब देंगे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में फिनलैंड और स्वीडन तक नाटो का पहुंचना रशिया के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है जहां स्वीडन फिनलैंड को चाहिए नाटो में मेंबरशिप तो पूरी करनी होगी तुर्की की 2 शर्तें। जी हां, आखिर दोनों देशों से क्या चाहता है तुर्की, हम आपको बता दें दोस्तों। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल तो होना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन तुर्की इनके लिए एक दीवार बनकर खड़ा है। नाटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा था कि वो स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के पक्ष में नहीं है। जी हाँ, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो को पूरा विश्वास है कि तुर्की दोनों यूरोपीय देशों की नाटो सदस्यता का विरोध नहीं करेगा। तुर्की ने रविवार को बर्लिन में नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर अपनी मांग रखी। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने कहा कि वो चाहता है कि दोनों नार्डिक देश अपने क्षेत्र में मौजूद कुर्द समुदाय के लिए अपने समर्थन को खत्म कर दे। इसके अलावा तुर्की को कुछ हथियारों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दे। उसके बावजूद ही दोस्तों तुर्की नाटो में शामिल होने देगा इनको। अगर ना तुर्की नहीं चाहेगा दोस्तों तो बहुत मुश्किल है स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना, यानी कि तुर्की एक रोड़ा बनकर दोस्तों इन दोनों के लिए खड़ा है। क्या लगता है आपको, तुर्की मदद करेगा इनकी? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां ये है दुनिया की सबसे ताकतवर थल सेनाएं, पाकिस्तानी सेना सबसे नीचे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका की मानी जाती है। हम इस समय थल सेना यानी लैंड फोर्सेस की बात कर रहे हैं दोस्तों। दुनिया की 10 सबसे ताकतवर सेनाओं की सूची में भारत की स्थिति तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की बहुत बुरी से भी बुरी है दोस्तों। हालांकि चीन भारत से 1 पॉइंट ऊपर अवश्य है। यहाँ हम आपको नंबर 1 से 10 तक की क्रमबद्ध जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, पहले नंबर पर अमेरिका की थल सेना, जी हाँ। दूसरे पर रशिया की थल सेना है दोस्तों। तीसरे पर बात करें तो चीन की सेना है। चीन की सेना को दुनिया में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है। 94 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। इसी के अंदर ग्राउंड फोर्स, नौसेना, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्सेस आती है। चौथे नंबर की बात करें दोस्तों, जो कि गर्व से कह सकते हैं, हमारा भारतीय थल सेना। जी हाँ दोस्तों, 72 साल पहले स्थापित भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी में 12.37
लाख से ज्यादा एक्टिव जवान हैं। 9.60 लाख रिजर्व रखे गए हैं। भारतीय सेना के पास अपने 296 एयरक्राफ्ट हैं, 4730 टैंक्स हैं, 10,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड तोप है और 140 खींचकर ले जाने वाले तोप हैं दोस्तों। इसके अलावा 374 रॉकेट लॉन्चर्स है। भारतीय थल सेना के पास ही सभी युद्धक टैंक्स, परमाणु मिसाइलें, ICBM क्रूज मिसाइलें, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें, आर्मी एविएशन कॉर्प्स के हेलीकॉप्टर समेत कई अन्य ब्रांच भी मौजूद है जो अलग अलग परिस्थितियों में मामलों को संभालते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5वें नंबर की बात करें तो जापान की सेना है, 6ठे पर दक्षिण कोरिया की सेना, 7वें पर फ्रांस की सेना है दोस्तों, 8वें पर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सेना है, साथ ही 9वें नंबर पर ब्राजील की सेना मानी जा रही है दोस्तों, और 10वें पर यानी सबसे लास्ट में पाकिस्तान की सेना है जो 74 साल पहले बनी। पाकिस्तानी थल सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में सबसे निचले पायदान पर है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास एक्टिव ड्यूटी में 5,60,000 जवान है, 5.5 लाख रिजर्व है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में जिस प्रकार से मोदी सरकार दोस्तों अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने में जुटी हुई है, अपनी थल सेना या कोई भी सेना दोस्तों नंबर 1 पर होगी आने वाले समय में, तो हमें यकीन है, भरोसा है कि हम भी नंबर 1 होंगे। कहना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी भी हमारा स्थान कम नहीं है। चलते अगली खबर की ओर, जहां मरियम नवाज ने मांगी इमरान खान की लंबी उम्र की दुआ। नवाज शरीफ की बेटी ने कहा प्रधानमंत्री से डबल सुरक्षा मिलेगी अगर। बता दे पूरी बात आपको, पाकिस्तान की सत्ता से जाने के बावजूद इमरान खान सुर्खियों से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं दोस्तों। अलग अलग शहरों में जलसा करके इमरान अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी की शीर्ष नेता मरियम नवाज ने चुनौती दी है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कथित हत्या की साजिश का सबूत दिखा देते हैं तो सरकार उन्हें अभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दी जा रही सुरक्षा से ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज का यह बयान तब आया है दोस्तों जब इमरान खान ने शनिवार को दावा किया था कि पाकिस्तान और विदेश में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जहां मरियम नवाज ने इमरान की लंबी उम्र की दुआ भी मांगी है दोस्तों। मरियम ने रविवार को पाकिस्तान में गुजरात जिले के कोटला में कहा कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं दोस्तों, और कहा कि वो खान की लंबी उम्र की दुआ करेंगी ताकि वो मौजूदा सरकार के तहत पाकिस्तान की प्रगति देख सके। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान में चुनाव को लेकर मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ ही तय करेंगे चुनाव की अगली तारीख। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पाई पाई को मोहताज श्रीलंका, पेट्रोल हुआ खत्म, PM ने एयरलाइंस के निजीकरण का रखा प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो चुके हैं दोस्तों। इसी बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को कहा है कि मैं श्रीलंका एयरलाइन के निजीकरण करने का प्रस्ताव करता हूं जो इस समय घाटे में चल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य संकटग्रस्त देश को बचाना है। साथ ही उन्होंने श्रीलंका के लोगों को बताया है कि दैनिक बिजली कटौती दिन में 15 घंटे तक बढ़ सकती है और सिर्फ एक दिन के लिए पेट्रोल का स्टॉक देश के पास बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एयरलाइंस के निजीकरण का प्रस्ताव देते हुए उन्होंने कहा कि ये एक नुकसान है लेकिन हमें इसे सहन करना होगा क्योंकि उनका उद्देश्य संकटग्रस्त देश को बचाना है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत की ओर से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद यूरोपीय बाजार में बड़ी खलबली, कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, भारत की ओर से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोपीय बाजार में गेहूं की कीमतों में सोमवार को भारी उछाल देखने को मिला। सोमवार को यूरोपीय बाजार खुलते ही गेहूं के दाम 435 यूरो यानी करीब $453 प्रति टन पहुंच गई दोस्तों। इस साल फरवरी में रशिया की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जंग के ऐलान और उसके एग्रीकल्चर पावर हाउस पर हमले के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति नहीं होने की आशंका बढ़ गई है दोस्तों, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल देखा गया है। पिछले साल के रिकॉर्ड देखे थे वैश्विक बाजार में गेहूं निर्यात के लिए इन देशों का 12% योगदान था। दुनिया भर में खाद की कमी और खराब फसल की वजह से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ गई है। गरीब देशों में स्थिति ठीक नहीं चल रही और सामाजिक अशांति की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुनिया में दूसरा सबसे
सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक अपना भारत है दोस्तों। भारत ने कहा है कि वो गेहूं के कम उत्पादन और वैश्विक बाजार में कीमतों की उछाल को देखते हुए वो अपने 1.4 बिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को लेकर बड़ी खबर, वजू खाना सील कोर्ट के आदेश पर सीआरपीएफ भी तैनात। जी हां दोस्तों, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित वजू खाना को सोमवार की शाम सील कर दिया गया है। इसी वजू खाना में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा कोर्ट में किया था। इसके बाद कोर्ट ने वजू खाना को तत्काल सील करने और सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम प्रोटोकॉल, डीसीपी सुरक्षा और सीआरपीएफ कमांडेंट की मौजूदगी में सील करने की कार्यवाही पूरी की गई। वजू खाना को सीआरपीएफ के हवाले भी कर दिया गया है। सीआरपीएफ की टीम अब मस्जिद के अंदर वजू खाना के पास ही तैनात कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, कोर्ट के आदेश पर लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ और पूरा भी कर लिया गया। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहाँ स्थित वजू खाना में शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष ने तत्काल इसकी जानकारी अदालत को भी दी और शिवलिंग की सुरक्षा की मांग भी की और इस पर अदालत ने डीएम को आदेश दिया कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसे तत्काल सील कर दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को वहां जाने ना दिया जाए। वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती का भी आदेश दे दिया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या राय होगी दोस्तों, शिवलिंग मिलने को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में दोस्तों हर हर महादेव कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जहां ज्ञानवापी मस्जिद केस पर 11 जून को हरिद्वार में मंथन करेंगे साधु संत। जी हां दोस्तों, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने से उत्पन्न स्थिति पर हिंदू धर्म के साधु संत अगले महीने विचार विमर्श करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने सोमवार को कहा कि 11 और 12 जून साधु संत हरिद्वार में बैठक करेंगे और ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद भी की स्थिति पर मंथन करेंगे और इस बैठक में 250 से 300 संत शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां कश्मीर में आतंक को जिंदा रखने के लिए हो रही कश्मीरी पंडितों की हत्या सेना के अधिकारी का बहुत बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, घाटी में हो रही कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग्स को लेकर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के हमलों के पीछे कश्मीर में आतंक के माहौल को जिंदा रखना है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि आतंकी कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय मजदूरों की इसीलिए मार रहे हैं दोस्तों ताकि घाटी में आतंकी माहौल बना रहे। जनरल द्विवेदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान घाटी में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सोची समझी रणनीति के तहत घाटी में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय आतंकी इकाइयों का निर्माण कर रहा है ताकि उसकी छवि खराब ना हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कश्मीरी पंडितों के लिए दोस्तों भारत सरकार को और क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट में सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। और प्लीज दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, एक लाइक कर दीजिए। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को बताया सूखाग्रस्त देश, सिंध में पानी के लिए मचा हाहाकार, सरकार पर भड़के लोग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के उन 23 देशों में से एक है जो पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से भी सूखे का सामना कर रहा है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अब टीपू सुल्तान के जमाने की मस्जिद में पूजा की मांग की गई है दोस्तों। हिंदू संगठनों ने किया हनुमान मंदिर का बड़ा दावा। दरअसल वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के बाद दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब कर्नाटक में एक मस्जिद को लेकर इसी तरह का विवाद जन्म ले रहा है। ये विवाद टीपू सुल्तान के जमाने में बनाई गई एक मस्जिद को लेकर है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ एक हनुमान मंदिर हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु से 120 किलोमीटर की दूरी पर श्री रंगपट्टन में एक मस्जिद है। कहा जाता है दोस्तों कि श्री रंगपट्टन टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करता था। यही किले में ये जामिया मस्जिद है। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के समय में ये किला बनाया गया था। बाद में टीपू सुल्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। मस्जिद के अंदर मिले पारसी लोगों लेखों से पता चलता है कि मस्जिद का निर्माण 1782 में हुआ था। सुल्तान ने अपने महल के करीब ही इस मस्जिद को बनवाया था। मस्जिद में एक मदरसा भी चलता है। एएसआई इस इमारत की हिफाजत करता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी जी और योगी आदित्यनाथ हुई अहम बैठक। दरअसल दोस्तों यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर यूपी सरकार के तमाम मंत्री बैठक करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। वहां
जहां पहुंचकर यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी जी ने अहम बैठक की। जी हां, लगभग 2 घंटे 30 मिनट यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी जी का संवाद और डिनर का कार्यक्रम चलता रहा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुनील जाखड़ दोस्तों कभी भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। 2 दिन पहले ही कांग्रेस से दिया था इन्होंने इस्तीफा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस के जबरन उनके कार्यालय में घुसने का आरोप लगाया। दोस्तों राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी। दरअसल बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के विधायक कार्यालय में कथित तौर पर पुलिस के जबरन घुसने के मामले में रविवार को राज्य के मुख्य सचिव HK द्विवेदी से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल ने कहा है कि एक विधायक या पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से मिली चिंताजनक जानकारी के मामले में मुख्य सचिव से तत्काल एक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें नंदीग्राम स्थित उनके यानी शुभेंदु अधिकारी के विधायक कार्यालय पर पुलिस द्वारा हमला किया गया। अगली खबर की बात करें दोस्तों जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां शिवलिंग के दावे पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा सत्य ही शिव है। ओवैसी ने भी किया पलटवार। दरअसल आखिरी दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है, तो वहीं मुस्लिम पक्षकार ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला। हालांकि इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो उधर दोस्तों AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। ऐसे में दोस्तों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बात को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कोरोना महामारी भी नहीं रोक पाई यूपी की विकास की गति, निर्यात में हासिल की शानदार उपलब्धि। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद निर्यात के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए 2021 से 2022 शानदार रहा। अप्रैल 2020 से 21 से लेकर मार्च 21 से 2022 के दौरान यूपी का निर्यात 1,07,423.5 करोड़ से बढ़कर 1,40,123.5 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों समग्रता में ये करीब 30% की वृद्धि है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां PM किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, आखिर खत्म हुआ इंतजार, कब आएंगे किसानों के खाते में 2000? हम आपको बताते हैं दोस्तों, लाखों भारतीय किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों को 3 समान किस्तों में 6000 रुपए का वार्षिक नकद हस्तांतरण प्रदान करती है। पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच है, दूसरी किस्त अगस्त नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर मार्च के बीच है। 10वीं किस्त नए साल के मौके पर 1 जनवरी 2022 को जारी कर दी गई थी। अब 11वीं किस्त को लेकर कुछ बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, जिससे मालूम पड़ता है दोस्तों कि वो दिन दूर नहीं जब किसानों के खाते में अगले 11वीं किस्त के 2000 आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PM किसान निधि के लिए देश भर में 12.5 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो वहीं सरकार ने 11वीं किस्त आने से पहले सभी के लिए eKYC कराना जरूरी कर दिया है। जहां eKYC को कराने की पहली अंतिम तारीख 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। अधिकतर सभी किसानों द्वारा eKYC करा ली गई है, लेकिन 20% किसान ऐसे हैं जिनका कराया जाना अभी बाकी है दोस्तों। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों के खाते में 11वीं किस्त 31 मई तक ट्रांसफर की जा सकती है दोस्तों। ऐसे में आप लोग भी eKYC करा लें अगर अभी तक eKYC नहीं कराया है तो। और दोस्तों इसी बीच ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।